अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 103 पार्टिसिपल एंड इट्स टाइप्स। सबक नंबर 103 सिफ़त फ़ेली और उसके अक़साम। दोस्तों, आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल यानी सिफ़त फ़ेली के बारे में। जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं हंसते हुए, रोते रोते, खाना खाकर, करने के बाद, चलता हुआ, इस तरह जली हुई, टूटा हुआ, बैठा हुआ वगैरह वगैरह जैसे जुमले और फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें अच्छे से जानना और समझना ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक़ करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपल यानी सिफ़त फ़ेली की तारीफ़ जानते हैं। तो ये कहते हैं वो अल्फाज जो कभी वर्ब यानी फ़ेल का काम करे और कभी एडजेक्टिव यानी सिफ़त का काम करें, उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जो वर्ब का भी काम करें और एडजेक्टिव यानी सिफ़त का भी काम करें, दोनों काम करें, ऐसे अल्फाज को पार्टिसिपल कहते हैं। हम मिसालों से समझते हैं, जैसे ही इज़ वीपिंग, ही इज़ वीपिंग, वो रो रहा है। इसमें देखिए वीपिंग ये एक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुआ, वर्ब है, तो यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ही इज़ वीपिंग, वो रो रहा है। अगली मिसाल है आई सॉ अ वीपिंग बॉय, मैंने एक रोते हुए लड़के को देखा। अब यहाँ पर देखिए वीपिंग ये वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर अ वीपिंग बॉय, बॉय यानी जो बॉय एक लड़का है उसके सिफत यानी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। अ वीपिंग बॉय एक रोता हुआ लड़का, एक रोता हुआ लड़का, तो यहाँ पर वर्ब के तौर पे नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव के तौर पे, तो दोनों तरह इस्तेमाल हुआ। आई सॉ अ वीपिंग बॉय, मैंने एक रोते हुए लड़के को देखा। दूसरी मिसाल है ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, वो मैदान में दौड़ रहा है। तो यहाँ पर रनिंग देखिए एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, टेंस का सेंटेंस है कंटिन्यूअस। ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, वो मैदान में दौड़ रहा है। लेकिन इसी को दूसरे एडजेक्टिव के तौर पर जब इस्तेमाल किया गया था, द रनिंग बॉय इज़ माई यंगर ब्रदर, कि दौड़ता हुआ या दौड़ने वाला लड़का मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पर जो द रनिंग, रनिंग जो इस्तेमाल हुआ रनिंग बॉय, तो ये रनिंग एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है, बॉय एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव रनिंग है। इस तरह अगली मिसाल है द वर्क हैज़ टायर्ड मी, काम ने मुझे थका दिया है। तो यहाँ पर देखिए द वर्क हैज़ टायर्ड मी, टायर्ड थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की तीसरी शक्ल है, एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है ये कि काम ने मुझे थका दिया। अगला है अ टायर्ड मैन इज़ सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, एक थका हुआ शख्स एक दरख्त के साए में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है अ टायर्ड मैन, तो यहाँ टायर्ड वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और मैन जो नाउन है उसका एडजेक्टिव टायर्ड है, ये सिफत है। अगली मिसाल है वी क्रॉस द रोड एंड बोर्डेड द बस, हमने रोड पार किया और बस में सवार हुए। तो यहाँ पर वी क्रॉस द रोड एंड बोर्डेड द बस, हमने रोड पार किया और बस में सवार हुए। तो वी क्रॉस द रोड ये एक के वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, क्रॉस्ड ये सेकंड फॉर्म है, क्रॉस क्रॉस्ड क्रॉस्ड, तो ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब के तीसरी शक्ल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, वर्ब ये टेंस का सेंटेंस है। अगली मिसाल है हैविंग क्रॉस द रोड, हैविंग क्रॉस द रोड वी बोर्डेड द बस, रोड पार करके हम बस में सवार हुए। तो ये जो इस्तेमाल हुआ है हैविंग क्रॉस द रोड, तो ये वर्ब के तौर पर नहीं है, क्रॉस्ड यहाँ पर एक हैविंग क्रॉस द रोड ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अक़साम की तरफ। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, सिफ़त फ़ेली के अक़साम। सिफ़त फ़ेली यानी पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, इसकी तीन किस्में हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिफ़त फ़ेली हाल या इसमें हालिया कह सकते हैं। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, सिफ़त फ़ेली माजी या इसमें मफ़ूल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, सिफ़त फ़ेली मुकम्मल। ये उर्दू तर्जमा अपने एतबार से किया गया है इसका। तो सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सिफ़त फ़ेली हाल या इसमें हालिया जिसको कह सकते हैं, इसमें हाल कह सकते हैं। ये किसे कहते हैं, इसे जानते हैं सबसे पहले तरतीब से जानते हैं। किसी भी वर्ब के आखिर में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है।
इसके बनाने का तरीका ये है कि किसी भी वर्ब के आखिर में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, यानी आईएनजी फॉर्म के ज़रिए इसे बनाया जाता है। जैसे रीडिंग, रीड से रीडिंग, गोइंग, ईटिंग, लाफिंग, थिंकिंग। तो गो के आखिर में आईएनजी लगाए, ईट के आखिर में, लाफ के आखिर में, थिंक के आखिर में, तो ये बन गया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का यही तरीका है कि आखिर में आईएनजी, वर्ब के आखिर में आईएनजी लगाएं वगैरह। इसका मुख्तलिफ़ मकामात में इस्तेमाल होता है, यानी ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो आईएनजी के साथ इस्तेमाल होता है, इसके कई मकामात में इस्तेमाल होता है। उसमें से चंद ये हैं। पहला है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में एक फेल के तौर पर, जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें एक वर्ब के तौर पर, एक फेल के तौर पर आईएनजी का इस्तेमाल होता है। बहुत मशहूर है, सब टेंस में अच्छे से इसको पढ़ा दिया गया है। जैसे मिसाल समझते हैं, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो एक टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। खालिद इज़ प्लेइंग, खालिद खेल रहा है। शी वाज लाफिंग एट मी, वो मुझ पर हंस रही थी। तो ये कंटिन्यूअस टेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि किसी नाउन यानी इसम की सिफत बताते हुए एडजेक्टिव के तौर पर, सिफत के तौर पर, किसी नाउन यानी इसम की सिफत बताते हुए एक एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, आईएनजी फॉर्म जो होता है। जैसे मिसालों से समझते हैं, फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी प्रीटी, तैरते हुए बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर फ्लॉट के माना है तैरना, और आगे आईएनजी लगा दिए तो फ्लोटिंग हो गया है। और क्लाउड्स, क्लाउड्स के माना बादल होता है, एक से ज़्यादा बादल, तो ये प्लूरल है। तो यहाँ पर फ्लोटिंग एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है, क्लाउड ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव फ्लोटिंग है। तो यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर नहीं है, बल्कि इसको कहेंगे तैरते हुए बादल, फ्लोटिंग क्लाउड्स। ये वर्ब नहीं इस्तेमाल हुआ है, कंटिन्यूअस में ये इस्तेमाल नहीं हुआ। फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, बहुत खूबसूरत लगे। इस तरह ही प्लक्ड अ ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लूमिंग फ्लावर, उसने एक खिलता हुआ फूल तोड़ा। तो ब्लूम के माना खिलना, फूल वगैरह का, और आईएनजी लगा दिए तो ब्लूमिंग हुआ है। तो ये एडजेक्टिव है और फ्लावर इसका नाउन है, तो फ्लावर का ये एडजेक्टिव है। तो ब्लूमिंग, अ ब्लूमिंग फ्लावर, एक खिलता हुआ फूल। इस तरह आई कॉट अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ता हुआ परिंदा पकड़ा। अ फ्लाइंग बर्ड, अ फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ता हुआ परिंदा पकड़ा। तो फ्लाई के माना उड़ना होता है, आईएनजी लगाया तो फ्लाइंग हुआ, और ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, चूँकि बर्ड से पहले एक एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया, बर्ड नाउन है। तो आई काउट अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ता हुआ परिंदा पकड़ा। तो एडजेक्टिव के तौर पर इस तरह इस्तेमाल होता है आईएनजी के साथ। तीसरा है कि महसूसात वाले अफ़ाल, जो महसूसात वाले वर्ब होते हैं, जैसे सी, हियर, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच, टेस्ट वगैरह वगैरह, इस तरह के जो महसूसात के अफ़ाल होते हैं जिसको महसूस किया जा सकता है, इस तरह के अफ़ाल के ऑब्जेक्ट के बाद उसके मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आई सॉ हर कैरिंग अ बॉक्स, मैंने उसे एक डब्बा ले जाते हुए देखा। तो यहाँ पहले सॉ एक सी के माना होता है देखना, तो ये महसूसात वाला फ़ेल है, इसको महसूस कर सकते हैं देखने को। तो इसका इस्तेमाल हुआ आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए देखा, कैरिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स यानी एक डब्बा ले जाते हुए देखा। तो यहाँ पर कैरिंग अ बॉक्स ये वर्ब के तौर पर नहीं है, बल्कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इस तरह आई फेल्ट द हाउस शेकिंग, मैंने घर को हिलता हुआ महसूस किया, तो शेकिंग ये एडजेक्टिव है। इस तरह आई हर्ड हिम स्पीकिंग इल ऑफ यू, मैंने उसे तुम्हारी बुराई बयान करते हुए सुना। तो आई हर्ड हिम, हेयर के माना सुनना है, ये एक महसूसात का वर्ब है, इसको महसूस किया जा सकता है। तो इसके बाद देखिए आगे स्पीकिंग इल ऑफ यू इस्तेमाल हुआ है। स्पीक इल ऑफ यू के माना बुराई बयान करना, तो आईएनजी के साथ। तो यहाँ पर स्पीकिंग इल ऑफ यू ये वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हुआ, बल्कि एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। अगला है, चौथा तरीका है कि जब एक काम के बाद फ़ौरन बाद तुरंत दूसरा काम हो, तो पहले काम के शुरू में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे टेकिंग ऑफ हिज शूज़ ही इंटर द मॉस्क, अपने जूते उतार कर वो मस्जिद में दाखिल हुआ। टेकिंग ऑफ हिज शूज़, अपने जूते उतार कर वो मस्जिद में दाखिल हुआ। तो यहाँ पर टेकिंग ऑफ हिज शूज़ ये एक एडजेक्टिव के तौर पर टेकिंग ऑफ इस्तेमाल हुआ। इस तरह सीइंग द टीचर, उस्ताद को
द स्टूडेंट बिगन टू स्टडी, उस्ताद को देखकर तलबा पढ़ने लगे। तो यहाँ पर सीइंग द टीचर ये एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है, ये कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है, कोई वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हुआ। इस तरह वॉशिंग हिज हैंड्स, ही सैट टू टेक मील, अपने हाथ धोकर, वॉशिंग हिज हैंड यानी अपने हाथ धोकर, अपने हाथ धोने के बाद वो खाना खाने के लिए बैठा। तो ये वॉशिंग जो है ये भी एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ, वॉशिंग हिज हैंड। अगला है पांचवा कि जब दो काम एक साथ हो तो उस वहाँ पर ये एनजी के साथ इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव बनकर। जैसे ही वेंट आउट वीपिंग, ही वेंट आउट वो बाहर निकला, वेंट आउट वो बाहर निकला, वीपिंग, अब यहाँ पर वीपिंग वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, रोते हुए या रोते रोते, वो रोते हुए बाहर निकला या वो रोते रोते बाहर निकला, दोनों तर्जमा कर सकते हैं। साजिद लेफ्ट द रूम शाउटिंग, साजिद चिल्लाते हुए कमरे से निकला या चिल्लाते चिल्लाते कमरे से निकला। शी केम टू मी रनिंग, वो मेरे पास दौड़ते हुए आई या दौड़ते दौड़ते आई। लाइंग इन द बेड ही वॉज रीडिंग, बिस्तर पर लेटे लेटे वो पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो जितने इस्तेमाल हुए रीडिंग और रनिंग, शाउटिंग, वीपिंग, ये सब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ, कोई वर्ब या कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छठा यह है कि सिफत जुमला जिसे एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं उसके तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। यानी जब किसी इस्म की सिफत किसी फ़िक्रे या जुमले के ज़रिए बयान की जा रही हो, किसी नाउन की सिफत यानी एडजेक्टिव किसी फ़िक्रे या किसी जुमले के ज़रिए बयान की जा रही हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों समझते हैं, पीपल लिविंग इन दिस सोसाइटी आर ऑल बिजनेसमैन, पीपल लिविंग इन दिस सोसाइटी आर ऑल बिजनेसमैन, इस माशरे में रहने वाले सभी लोग ताजिर हैं। तो यहाँ पर देखिए पीपल एक नाउन है, उसके बाद जो लिविंग इन दिस सोसाइटी है ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज़ है। क्योंकि पीपल एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव बन रहा है लिविंग, तो उसको वो पूरा का पूरा फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया है, लिविंग इन दिस सोसाइटी। तो पीपल नाउन है, लिविंग दिस सोसाइटी पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज़ है, इसका ये इस्तेमाल किया गया। उसके बाद तो पीपल लिविंग इन दिस सोसाइटी पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट, आर ऑल बिजनेसमैन, उसके बाद बाकी अब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा यानी प्रेडिकेट कहेंगे। आगे है द बॉय वेयरिंग अ वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, सफ़ेद शर्ट पहना हुआ लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ द बॉय एक नाउन है, उसकी सिफत वेयरिंग है, ये आईएनजी के साथ एडजेक्टिव है ये, और ये चूँकि एक लंबा इस्तेमाल किया गया है एक फ्रेज़ के तौर पर, वेयरिंग अ वाइट शर्ट, वेयरिंग अ वाइट शर्ट ये पूरा इस्तेमाल किया गया, पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज़ है। तो द बॉय वेयरिंग अ वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर। अगला है डू यू नो द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर, क्या तुम वहाँ खड़े हुए आदमी को जानते हो। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग ओवर देयर है, द मैन ये एक नाउन है, मैन उसके एडजेक्टिव स्टैंडिंग है, ये पूरा का पूरा लंबा है जो एक एडजेक्टिव फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल हो, स्टैंडिंग ओवर देयर, क्या तुम वहाँ खड़े हुए आदमी को जानते हो। तो इस तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली किस्म है दूसरी पास्ट पार्टिसिपल यानी सिफत फ़ेली माजी, जिसे इसमें मफ़ूल भी कह सकते हैं। इसके बनाने का तरीका यह है कि किसी भी वर्ब की तीसरी शक्ल यानी थर्ड फॉर्म के ज़रिए पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। किसी भी वर्ब की तीसरी शक्ल यानी जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं उसके ज़रिए से ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे ईट से ईटन, गो से गोन, और डू से डन, प्ले से प्लेड, राइट से रिटन, बर्न से बर्नट, ये सब थर्ड फॉर्म है, इसके ज़रिए ये दूसरा वाला पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। इसका भी मुख्तलिफ़ मकामात में इस्तेमाल होता है, कई तरह इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल ये है कि किसी भी परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के तौर पर, ये पता ही है पहले ही टेंस में पढ़ाया गया है कि परफेक्ट टेंस के में इसका इस्तेमाल होता है मेन वर्ब के तौर पर। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा है, तो परफेक्ट टेंस है ये। इस तरह शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। इस तरह दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया था या वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे। तो ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। तो इस तरह थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा तरीका है कि
फ़ेल मजहूल यानी पेसिव वॉइस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल पेसिव वॉइस में, चूँकि पेसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो जैसे मिसाल समझते हैं, द लेटर वाज रिटन बाय मी, ख़त मेरे हाथों लिखा गया। इस तरह द वर्क इज़ बीइंग डन, काम हो रहा है या किया जा रहा है। ही वाज इलेक्टेड एज PM, उसे वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया, यानी वज़ीर आज़म के तौर पर चुना गया है। तो ये पेसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म का, ये भी मालूम है। तो ये दो तो आसान था, पता ही है, टेंथ में पढ़ाया गया। तीसरा है जो कि बताना असल है, तीसरा तरीका ये है कि किसी भी एडजेक्टिव यानी सिफत के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म का। जैसे मिसालों समझते हैं, दिस इज़ अ ब्रोकन ग्लास, ये एक टूटा हुआ ग्लास है। तो यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है दिस इज़ अ ब्रोकन ग्लास, तो ये ब्रोकन ग्लास जो है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है ब्रेक से, ब्रोक ब्रेक का ये थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये ब्रोकन है थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। ग्लास नाउन है, उसका एडजेक्टिव है ब्रोकन, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। इसी तरह आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो ये टायर्ड थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। इस तरह ही गेव मी अ टॉर्न बुक, उसने मुझे एक फटी हुई किताब दी। तो टॉर्न बुक, टॉर्न थर्ड फॉर्म है टीयर का, टीयर से टॉर्न बना है थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। बुक नाउन है, उससे पहले ये उसके सिफत आई है, एडजेक्टिव है, ये कोई वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ। इस तरह ब्रोकन चेयर वाज पुट असाइड, एक टूटी हुई कुर्सी किनारे रखी हुई थी। द बर्न्ट मैन ड्रीड्स द फायर, जला हुआ आदमी आग से डरता है। तो ये द बर्न्ट है, बर्न, ये बर्न का ये थर्ड फॉर्म है। तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव, मैन है नाउन, उसका एडजेक्टिव के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर होता है थर्ड फॉर्म का। नंबर 4, चौथा तरीका है कि सिफत जुमला यानी एडजेक्टिव फ्रेज़ के तौर पर भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी जब किसी इसम की सिफत किसी फ़िक्रे या जुमले के ज़रिए बयान की जा रही हो। जैसे मिसालों समझते हैं, द मैन अरेस्टेड यस्टरडे, द मैन अरेस्टेड यस्टरडे हैज़ बीन रिलीज्ड, कल गिरफ्तार हुए आदमी को छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। तो यहाँ जो द मैन के बाद अरेस्टेड यस्टरडे है, तो अरेस्टेड ये वर्ब के तौर पर नहीं है, बल्कि ये मैन जो है, मैन एक नाउन है, उसकी सिफत अरेस्टेड बयान की जा रही है, एक एडजेक्टिव उसकी है, ये मैन का ये एडजेक्टिव है, इसके तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है कि कल गिरफ्तार हुए आदमी को छोड़ दिया गया है। अगली मिसाल है, ही हैज़ लॉस्ट द बुक गिफ्टेड बाय हिज फादर, उसने अपने वालिद से तोहफे में मिली किताब को खो दिया, यानी गुम हो गई। तो यहाँ पर द बुक एक नाउन है और गिफ्टेड, ये गिफ्टेड देखिए, गिफ्टेड, गिफ्ट एक वर्ब है, हदिया देना, तोहफा देना, और ईडी के साथ ये इसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ गिफ्टेड, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर नहीं है, ये बुक का एक एडजेक्टिव है, गिफ्टेड बाय हिज फादर। इस तरह दिस इज़ अ चैनल क्रिएटेड फॉर इंग्लिश लर्नर्स, ये अंग्रेज़ी सीखने वालों के लिए बनाया गया एक चैनल है, ये अंग्रेज़ी सीखने वालों के लिए बनाया गया एक चैनल है। तो यहाँ पर दिस इज़ अ चैनल के बाद जो क्रिएटेड है, क्रिएटेड ये क्रिएट से थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी इसी तरह होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो ये कोई वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। अ चैनल, चैनल एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव ये इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह थर्ड फॉर्म इस तरह एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यानी तीसरी किस्म थी परफेक्ट पार्टिसिपल, सिफत फ़ेली मुकम्मल। ये किसी भी वर्ब की तीसरी शक्ल से पहले हैविंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि किसी भी वर्ब की तीसरी शक्ल यानी थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का इस्तेमाल करके बना लेते हैं। इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है जब एक काम दूसरा काम शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो जाए, यानी दूसरा काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले एक काम मुकम्मल हो जाए, दूसरा काम शुरू होने से पहले ही एक काम पहले मुकम्मल हो जाए। तो पहले होने वाले काम में हैविंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और दूसरे में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जैसे मिसालों से समझते हैं, हैविंग ब्रश्ड माई टीथ आई टुक टी, अपने दांत साफ़ करके या अपने दांत साफ़ करने के बाद, दोनों का तर्जुमा कर सकते हैं। अपने दांत साफ़ करके मैंने चाय नोश किया, चाय पी, चाय लिया। तो हैविंग ब्रश्ड माई टीथ, ये देखिए पहले हैविंग का इस्तेमाल हुआ है, जो काम पहले हुआ है
पहले काम हुआ है दांत साफ़ करने का, तो पहले जो दांत साफ़ करने के लिए, तो दांत साफ़ करने के लिए ब्रश टीथ है, तो उसके लिए थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ और उससे पहले हैविंग का इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह कॉमा के बाद जो अगला फ़िक्रा है आई टुक टी, उसको देखिए टुक में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। अगली मिसाल है हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क दे वेंट देयर होम, अपने काम मुकम्मल करके या करने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। तो यहाँ भी जो काम पहले हुआ है काम मुकम्मल करने का यानी कंप्लीटेड, तो उसको जो काम है उसको मुकम्मल करने का, तो उसको थर्ड फॉर्म उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, उससे पहले लाया गया है और उससे पहले हैविंग का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह हैविंग लर्नड हर लेसन शी बिगन टू प्ले, अपना सबक याद करके वो खेलने लगी। तो यहाँ भी देखिए लर्न का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लर्न आता है टी के साथ, तो ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है और उससे पहले हैविंग का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो कॉमा के बाद अगला फ़िक्रा है वो बिगन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह इस्तेमाल होता है, इसका तर्जमा करने के बाद और करके दोनों कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पार्टिसिपल का पैसिव यानी मजहूल बनाने के लिए बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म या फिर हैविंग बीन के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी इसको अगर इसका पैसिव बनाना हो जो अभी गुजरा है, तो आमतौर पे इसके लिए बीइंग उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या हैविंग बीन फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों से समझते हैं, तर्जमा से कुछ तर्जमा भी आ जाएगा। जैसे बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम आई कुडंट स्टडी, उससे परेशान होने के बाद, या फिर इसका माना ये कर सकते हैं तर्जमा उससे परेशान होने की वजह से, दोनों तरह तर्जमा कर सकते हैं। डिस्टर्ब बाय हिम उसके जानिब से डिस्टर्ब किए जाने की वजह से, तो हो गया बीइंग डिस्टर्ब बाय हिम, उसके परेशान होने की वजह से मैं पढ़ नहीं सका। अगली मिसाल है बीइंग बीटन बाय टीचर आई हैड टू लीव स्कूल, उस्ताद से मार खाने की वजह से, यानी उस्ताद की जानिब से मार पड़ने की वजह से, मारे जाने की वजह से, तो ये मजहूल है, किसी और की जानिब से मार पड़ रहा है तो ये मजहूल है बीइंग बीटन बाय टीचर। यहाँ देखिए बीइंग के बाद बीटन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो उस्ताद से मार खाने की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। इसी तरह हैविंग के साथ अगर बनाएंगे हैविंग बीन के साथ, तो हैविंग बीन डिफीटेड बाय यू ही स्टार्टेड वीपिंग, तुमसे हारने के बाद यानी तुमसे शिकस्त खाने के बाद, तुम्हारे जानिब से हराए जाने के बाद वो रोने लगा। इसी तरह हैविंग बीन काउट बाय द पुलिस द थीफ फ्लेड अवे, पुलिस से पकड़े जाने के बाद यानी पुलिस के हाथों पकड़ में आने के बाद चोर भाग गया। तो हैविंग बीन पहले इस्तेमाल किए, उसके बाद काउट ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, बाकी आगे बाय द पुलिस है उसका इस्तेमाल हुआ है, यानी जिसके ज़रिए पकड़ा गया था। इसी तरह हैविंग बीन स्कॉल्डेड बाय फादर आई नेवर स्किप द क्लास, वालिद से डांट खाने के बाद यानी वालिद की जानिब से डांट पड़ने के बाद, डांट मिलने के बाद मैंने कभी क्लास नागा नहीं किया। तो इस तरह मजहूल यानी पैसिव का इसका इस्तेमाल होता है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और तर्जमा बीइंग के साथ अगर करेंगे तो उसका तर्जमा होने के बाद या की वजह से कर सकते हैं, और हैविंग बीन का तर्जमा के बाद से होता है। तो यही थे 3 किस्में जिसको मुकम्मल कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ बहुत हद तक समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, सिफ़त फ़ेली यानी पार्टिसिपल की तारीफ़ और अक़साम बताएं। सवाल नंबर 2, बताइए कि हैविंग या हैविंग बीन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल यह है कि इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जुमले दिए जा रहे हैं उर्दू के, उनकी अंग्रेज़ी बनानी है। ऊपर जो आए हैं उनके मुताबिक हैं। वो चलती ट्रेन से कूद गया, बिस्तर पर लेटकर वो पढ़ रहा था, कुर्सी पर बैठे बैठे वो सो रहा था। यूँ कह सकते हैं कुर्सी पर बैठ कर वो सो रहा था, जिस तरह लेट कर है। वो हंसते हंसते घर लौटा, तुम छुपते हुए यहाँ आए या छुपते छुपते। मैंने 3 उबले हुए अंडे खाए, मैं जली हुई रोटी नहीं खाता हूँ। अपने दोस्त से धोखा खाने के बाद मैंने उससे बात नहीं की। नाश्ता करके मैं ऑफ़िस गया, मुझे देखकर वो खुश हो गया। यानी मुझे देखने के बाद या मुझे देखते ही या देखकर वो खुश हो गया।